तो हेलो क्लास। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल। क्लास इस बार मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाया है, ठीक है। ये नोट्स जो है मैंने कॉपी पेस्ट करके बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, और इसी के थ्रू हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 9th में आप लोगों ने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। सेकेंड चैप्टर इज मेटल अराउंड अस प्योर, उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब देखी हुई थी, ठीक है। अब क्लास 10th में मेटल एंड नॉन मेटल को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ बेसिक पॉइंट है, पहले उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अबाउट 118 एलिमेंट्स। ये कॉपी पेस्ट किया गया क्लास, तो ये जो है प्रीवियस जो है डाटा है, न्यू जो इसमें नया डाटा जुड़ गया है वो कौन सा है 121। ये कितना हो गया है 121। तो अबाउट 121 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। आज की डेट में 121 एलिमेंट्स आज नोन है। देर आर मोर देन 90 मेटल्स। इसमें से 90 से ज़्यादा मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स एंड फ्यू मेटलॉइड, ठीक है। जिसमें से 90 से ज़्यादा क्या है आपके मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं, और जो बच गए आपके वो मेटलॉइड्स में आते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम आर सम मेटल्स। ये कुछ मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। उसी में आ गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है नॉन मेटल्स में आते हैं। क्लियर बात। अब मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, देखते हैं कि क्या क्या फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टीज की है फिजिकल, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। क्या कह रहा है ये कि जितने भी मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। किस पे होते हैं, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना हमारा कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और कहीं कहीं पर इसको 27 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड कितना है 25 डिग्री सेल्सियस हमारा ये रूम टेम्परेचर है, ठीक है। ये कौन सा है, ये हमारा रूम टेम्परेचर है। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये रूम टेम्परेचर पे मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं, मरकरी आपको पता है पारा वगैरह में यूज़ होता है, ये क्या नाम है थर्मोमीटर वगैरह में यूज़ करते हैं, बैरोमीटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मरकरी को छोड़ करके रूम टेम्परेचर पे सभी के सभी जो है मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। सेकेंड आता है डक्टाइल। डक्टाइल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इतना मोटा अब आपके पास कोई मेटल है, अगर आप इसको क्या करो पीछे की तरफ फोर्स लगाओ तो धीरे धीरे इसमें जो है ये इसकी थिकनेस कम होती चली जाएगी ऐसे, और ये ड्रॉन हो जाएगा किसमें, ये बन जाएगा एक वायर में, ठीक है। तो जितने मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नेचर के होते हैं, इनको हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं या इसका वायर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेलिएबल। ऑल द मेटल्स आर द मेलिएबल। मेलिएबल क्या मतलब होता है कि इसको थिन शीट में बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि आयरन वगैरह की एक शीट आती है, शेड आता है ना, जैसे हम लोग अपने केटल्स वगैरह के लिए हम लोग शेड बनाते हैं ना, तो आयरन शेड होता है, एक सीमेंटेड शेड होता है, तो शेड लगवाते हैं। तो जो टीन शेड होता है वो पतला पतला कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मेटल के पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ है कि इसको बिटन करने पे वो फैलता है। आप लोगों के घर में हैमर होगा, हैमर, ठीक है। हैमर से जब काम करते होंगे आप, तो ये हैमर का हिस्सा होता है कुछ ऐसे, ये हमारा हैमर है, ठीक है, इस तरह से लगा होता है। तो काम करते करते ये पूरा जैसे फैल जाता है, जैसे हम वर्कआउट करते हैं ना वो पूरा फैल जाता है। कैसे फैलता है, क्योंकि हम जिसको जितना ज़्यादा बीट करते हैं उतना ज़्यादा ये फैलता है, ओके। तो ये भी हो गया आपके पास। नेक्स्ट आता है सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसा साउंड बच्चों, साउंड का मतलब जैसे कि आप कभी भी मंदिर वगैरह की जब घंटी बजाते हैं, बेल को रंग करते हैं, तो क्या होता है लास्ट में की आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है, तो ये न वाली आवाज़ आती है, इसको सोनोरस कहते हैं। ये नहीं कि हमने अपनी ताली पीटी तो सर ताली हमने पीटी, ताली से साउंड प्रोड्यूस हुआ, वो नहीं, वो तो नॉर्मल साउंड है। यहाँ पे सोनोरस का मतलब क्या होता है कि जो है हल्की झंझनाहट वाली जो आवाज़ होती है वो इसके अंदर होती है, तो क्या कहते हैं हम सोनोरस कहते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है लस्टरस। लस्टरस से क्या मतलब, शाइनी सरफेस। जितने मेटल होते हैं उसके सरफेस कहते हैं कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं। नेक्स्ट इसका जो MP एंड BP होता है बहुत हाई होता है। MP का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। जितने मेटल्स होते हैं इनका MP और BP बहुत हाई होता है।
एक्सेप्ट दो लोगों को छोड़ के सीजियम और गैलियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। गुड। नेक्स्ट आता है ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, लीड और मरकरी को छोड़ करके जितने भी आपके पास मेटल हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन आता है? सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट, जितने मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी का क्या मतलब हुआ कि 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर की लेंथ बताओ, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, ठीक है, और 1 मीटर इसकी हाइट। अगर इस तरह से हम कोई कंटेनर बना लें तो इस 1 मीटर क्यूब में कोई मेटल कितना जो है आ सकता है, ये कितना मेटल इसके अंदर हम लोग भर सकते हैं, इसका क्या है? इसकी डेंसिटी कहलाता है। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन kg पर मीटर क्यूब इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर? ओके, तो इस तरह से डेंसिटी भी आपको क्लियर हो गई है ना। ये देखते हैं नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। जो हमने प्रॉपर्टीज़ की मेटल्स की वो यहाँ पे सब नॉन मेटल्स की होंगी। ठीक है, और अपोजिट होंगी। जैसे हमने क्या देखा कि जितने मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पे गैस स्टेट में भी पाया जाता है और लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, जैसे ब्रोमीन लिक्विड में। ठीक है, दूसरा, ये जनरली बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ठीक है, जैसे मेटल्स क्या आते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, जैसा पेंसिल वगैरह में देखा होगा आपने ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या है? वो कार्बन का बना होता है, ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल सोनरस होते हैं, तो नॉन मेटल क्या होंगे? नॉन सोनरस होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कि नॉन मेटल आर नॉन लस्टरस, मतलब ये शाइनी नहीं होते, चमकीले नहीं होते हैं। ओनली आयोडीन हैज लस्टर, जो आयोडीन होता है, जो नॉन मेटल है, यही लस्टरस नेचर का होता है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड निकालते हैं, मतलब आपने एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ा है ना, सेम वैसा ही। मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, वही नॉन मेटल क्या काम करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, फिर इसका MPBP जो है आपको पता है गैस स्टेट में, तो MPBP की बात हम ज़्यादा करेंगे नहीं, फिर भी हम इसमें BP की बात कर लेते हैं। इसका जो BP होता है मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसकी BP जो है कंपैरेटिवली लो होती है। ब्रोमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, इसकी डेंसिटी भी क्या होती है? लो होती है एज़ कम्पेयर टू द मेटल। ओके, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती, मेटल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये सब अपने से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करें तो फर्स्ट, रिएक्शन विथ एयर। मेटल का एयर के साथ रिएक्शन। एक्चुअली में एयर में आपको पता है बहुत सारे गैसेस का कॉम्बिनेशंस हैं, तो मेटल जब भी रिएक्ट करता है एयर से तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। एक्चुअली में किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। तो वेन एवर मेटल्स कैन बर्न इन एयर, जब कभी भी मेटल्स को एयर में बर्न किया जाता है, में जला जाता है, और या फिर वो रिएक्ट करता है ना, तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बोला गया है कि सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इमर्स इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? बिकॉज एज दे रिएक्ट विगोरसली विथ एयर एंड कैच फायर, क्योंकि ये एयर के साथ, एयर के में ऑक्सीजन के साथ ये तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं और ये बर्न हो जाते हैं। ठीक है, सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड रिएक्ट स्लोली इन एयर एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे मैग्नीशियम वगैरह सब जिंक है तो इनके पास क्या हो जाता है? रिएक्ट कर लेके धीरे धीरे स्लोली करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है। सिंपली कहें तो इनमें रस्ट लग जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लो। मैग्नीशियम कैन आल्सो बर्न इन एयर, मैग्नीशियम को भी जब एयर में बर्न करा जाता है, हाँ, तो वाइट डेजलिंग लाइट होती है। ये सब क्वेश्चन देखो, ये सब मार्किंग एरिया हाइलाइटर है।
कि मैग्नीशियम को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो इसकी सफ़ेद जो है धुआं जैसा निकलता है, सफ़ेद धुआं, टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। फेरस एंड कॉपर डोंट बर्न इन एयर। फेरस मतलब लोहा और कॉपर जो है तांबा, ये दोनों जो है एयर में बर्न नहीं होते हैं, ठीक है, बट लेकिन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके आपका फेरस ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। व्हेन हीटेड आयरन फैलिंग बर्न व्हेन स्प्रिंकलिंग ओवर फ्लैम। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखिए आपको दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या है, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो क्या बना, ठीक, यहाँ देखिए लिखा गया मेटल लाइक सिल्वर प्लेटिनम एंड गोल्ड डू नॉट बर्न इन एयर, बर्न और रिएक्ट विथ एयर। मतलब सिल्वर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा मेटल एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो उसमें कुछ ऑप्शन होगा, तो सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते या बर्न नहीं होते। नेक्स्ट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है कि मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ, मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड को, ऐसे मेटल्स को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक नेचर का कहते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड, ध्यान से सुनो, ऐसे मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल पहले से ही ऑक्साइड बन चुका हो, मतलब मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिजेक्ट कर चुका हो। जब मेटल ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर बात। तो दोज मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। और क्या बनाते हैं भाई रिएक्ट करके, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। इन एग्जाम्पल में एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्लियर बात। आगे चलते हैं। करा रिएक्शन विथ वाटर, सेकेंड प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, वाटर के साथ रिएक्ट करना। तो वाटर में आपका ये सब कुछ के साथ आ जाएगा, जैसे ही आपके साथ गैस के साथ भी हो जाएगा, मतलब वेपर के फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में भी, है ना, और गर्म पानी के साथ भी, ठंडे पानी के साथ भी। तो जैसे क्या क्या, मैग्नीशियम जैसे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम जो है, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ये आपके कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। और फेरस और एल्युमिनियम स्टीम से रिएक्ट कर सकता है। तो बनाते क्या हैं, आइए देखते हैं। ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन गैस। व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, आप देख लीजिएगा रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, in case of calcium and magnesium the metals start floating due to the bubbles of hydrogen। कह रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉर्म में मेटल्स जो होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये फ्लोटिंग करना मतलब तैरना शुरू करते हैं ड्यू टू द डबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस इसकी डबल हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये फ्लोटिंग मतलब तैरना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, ट्राइंग रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसके एग्जांपल आप सिंपली याद कर सकते हो जिंक वाले से, है ना। जिंक जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिंक के ग्रैन्यूल्स हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाले थे, तो क्या बनाया था, जिंक सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे क्या है आपके पास, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, जब कोई मेटल सॉल्ट के साथ कोई दूसरा मेटल रिएक्ट करता है, तो जो इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है, जो साल्ट सोल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं या कंपाउंड होता है, वो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके शिफ्ट हो जाता है। जैसे बोला गया है कि मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो जो सॉल्ट सोल्यूशन था मेटल बी का, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है।
देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब रिएक्टिविटी सीरीज़ है, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो देखते हैं। याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे देखिए पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है, देन लीड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, ओके। देन उसके बाद आपके पास मरकरी है, मरकरी के बाद आपके पास सिल्वर है, एंड लास्ट गोल्ड है। इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका है करिश्मा ट्रिक है ये, करिश्मा, नगमा, कार से, मंडे को, आलू, जस्ता एंड फेरस, फेरस मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ से लाइन, बेचने पार्वती के साथ जाते हैं। पार्वती के साथ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन चारों का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ तब ज़्यादा बेटर होगा। इन चारों का मतलब कैप्टन हल्क आग में कूदकर गोल्ड बन जाता है, ठीक है। ये ट्रिक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो आप इसको लिख लो, ठीक है। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे डाउन होते रह जाते हैं, यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी कम होने लगती है, ठीक है। तो क्लास, ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शंस आपका और भी अच्छा हो जाएगा जब भी आप रिएक्शंस करेंगे। तो देखिए, जब भी कभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हो आप, तो इसका अपोजिट होता है कंडक्टिविटी सीरीज। अपोजिट जाएंगे तो यहाँ पे कंडक्टिविटी सीरीज बढ़ने लगती है, ठीक ना। मतलब ये जैसे कि आपका मोस्ट से क्या आया, तो यहाँ पे ये भी आएगा मोस्ट कंडक्टिविटी, और इसकी यहाँ पे लीस्ट कंडक्टिविटी। क्लियर? मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड करेगा कंडक्ट, फिर उसके बाद सिल्वर करेगा, देन मरकरी वगैरह करेंगे, ठीक है। अपोजिट नेचर के होते हैं। देन रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल, जब कभी भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है और कैसे करते हैं। तो एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि जितने मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और जितने नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। इनकी टेंडेंसी ही होती है अपने ऑक्टेट को, अपने वैलेंस शेल को पूरा करना। यही बातें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक और बात, मेटल्स जो है वो बनाते हैं कैटायंस और नॉन मेटल बनाते हैं एनायंस, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखें। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयंस होता है और एनायन मतलब निगेटिव आयंस होता है। क्लियर बात? एनायन निगेटिव आयन, कैटायन पॉजिटिव आयंस, ठीक है। वैसे मैंने आपको नोट्स पहले से ही, आप चाहे तो पॉज करके जो मैंने नोट्स बना रखा है, आप चाहे तो इसको लिख लें, चाहे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप क्लिक कर सकते हैं, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, कैसे MgCl होता है। तो मैग्नीशियम के पास आउटर सेल में इसके पास वैलेंस शेल कितने हैं? 2 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो
ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन को और गेन तो करने सकता, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। ये मैग्नीशियम का कैटायन बन जाता है। और क्लोरीन जो है ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपस में ले लेगा। कब? अकेला क्लोरीन नहीं, क्लोरीन के मोलिक्यूल्स लेंगे, 200 क्लोरीन होंगे तब लेंगे। मतलब इस तरह से क्लोरीन का 2 क्लोरीन हो गए, और इस तरह से क्या बन जाएगा आपके पास बीच में मैग्नीशियम। अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, तो 2 क्लोरीन मिल करके आपके 1 मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, आप देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे इसका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये इसका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इसको लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा? लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब देखिए अब आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी बताया कि जितने मेटल्स होते हैं ये कैटायन बनाते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं? ये एनायन बनाते हैं। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे, कैटायन एंड एनायन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। जब ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होगी, क्लियर। आयनिक कंपाउंड कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा सकता है या फिर एक्सेप्ट किया जा सकता है। इतनी बातें आप लोगों ने क्लास 9 में तो पढ़ लिखी होंगी, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टीज है, कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल। जितने आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ठीक है ना, भंगुर ऋतु आप बोलते हो। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका एमपी और बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जो इनके बीच में आयनिक स्ट्रक्चर होता है, जो आयनिक अट्रैक्शन होता है, इसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी इसको देनी होगी। नेक्स्ट, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं इसमें ऑर्गेनिक्स में, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे केरोसिन वगैरह, पेट्रोल वगैरह, इसमें वो इनसोल्यूबल होते हैं, घुलते नहीं हैं। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कब? अपने मोल्टन स्टेट में, मतलब अपने पिघले हुए रूप में, या फिर मतलब इस केस में भी हो सकते हैं जिसमें उसके पास फ्री आयन ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये सब बातें इसकी प्रॉपर्टीज़ है, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ठीक है ना। तो मैंने फ़िलहाल में यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं ये सब। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।